नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है। आज हम एक ख़ास शख़्सियत के साथ हैं। ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र से करंट मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, सुधाकर सिंह। अ, ये पहले एमएलए भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, तो आज इनसे मिलने का मौका मिला है। आइए जानते हैं आज अभी फ़िलहाल में जो चुनाव हुआ है, उसकी काउंटिंग चल रही है, उसके बारे में और भी कुछ सवाल पूछेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे सर से। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे करंट जो चुनाव हुआ है अभी जो मतदान हुए हैं, उसके बारे में और जो अभी कैंडिडेट्स चुन के आएँगे, उनके बारे में और क्या काम, क्या बेसिक मुद्दे हैं जिसको लेकर के आरजेडी के जितने भी होने वाले विधायक हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, वो ग्राउंड में गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या मुद्दे हैं? क्या बेसिक मुद्दे हैं यहाँ के? देखिए बिहार को लेकर के जो रामगढ़ और बक्सर जो है वो बिहार के किसी अन्य भौगोलिक इलाकों से में कोई बहुत अंतर नहीं है। थोड़ी खेती-बाड़ी इधर अच्छी है, लेकिन लोगों की घटती आमदनी, नौजवानों का पलायन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, गुणवत्तापूर्ण हेल्थ सुविधाओं का अभाव, ये प्रमुख इस इलाके की समस्याओं में से एक है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर पढ़ने-लिखने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, अच्छी शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। रोज़गार के अवसर की तलाश में भी लोगों को ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता है। तो ये कमोबेश बिहार की चुनौती है। उसकी उसकी पीड़ा कैमूर और बक्सर के लोगों की भी है। महागठबंधन इसी सवाल को लेकर के तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये आगे जाना चाहता था कि कैसे लोगों को हम रोज़गार मुहैया कराएँ। और उसके लिए एक बड़े स्तर पे सरकारी संस्थाओं में जो भर्तियाँ हो सकती हैं या नए पद सृजित हो सकते हैं, उसके लिए अभियान चलाने की बात हुई थी। एक हम लोग का एक बड़ा सवाल था और समाज के जो हाशिए पर लोग हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए भी कई तरीके की योजनाएँ हम लोग चाहते थे लाना। वो किसानों का सवाल हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो या मंडी कानून हो, ये तमाम सवाल हमारे सामने थे। उसके आधार पे हम लोग चुनाव में गए थे बिहार के भीतर। तो आपने बताया रोज़गार एक समस्या है और भी काफ़ी चीज़ें आपने बताई। तो रोज़गार से मुझे याद आया जो मतलब आरजेडी के प्रमुख हैं और मतलब प्रमुख ही मानिए तेजस्वी यादव जी, उन्होंने एक योजना का ऐलान किया है जो अगर मतलब उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो लागू होगा। उसमें से एक प्रमुख जो योजना है, वो ये है कि हर घर से एक नौकरी दी जाएगी, वो भी सरकारी। उसके बाद एक योजना है माई बहन योजना जिसमें एक सर्टेन अमाउंट हर महिला के खाते में डिपॉज़िट होगा। तो क्या ये पॉसिबल आपको लग रहा है? क्या ये मतलब बिहार के अगर हर घर में सरकारी नौकरी दी जाए, तो क्या बिहार के बजट में इतना पैसा है कि ये मतलब इसको ग्राउंड पे उतारा जा सकता है? देखिए जब उन्होंने कहा था पिछली बार कि हम 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे, तो इस देश के सभी सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने मज़ाक बनाया था। अच्छी तरह से याद आपको होगा। लेकिन आज मीडिया सवाल नहीं करती नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से कि आपने कैसे इस बात को कहा था कि संभव नहीं है। जब बीच में 17 महीने के लिए सरकार में जब साझा किया तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार से, तो केवल 17 महीने में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी दे दिया, जबकि फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं थी। बहुत कॉन्फ्लिक्ट था सरकार में, फिर भी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि संभव है क्यों नहीं? आप अगर इच्छा शक्ति हो, तब ना इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरू में तो लोगों को लगता है कि असंभव लगता है, लेकिन जब काम को शुरू करते हैं लक्ष्य निर्धारित करके, तो काम होता ही है। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन है जो युवाओं का ही है। आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है बीच-बीच में जेडीयू के साथ। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं मतलब पलायन बेसिक मुद्दा है, वो बाहर जाते हैं और धक्के खाते हैं, गाली सुनते हैं, उनके साथ मार-पीट होती है। आज तक मतलब 20 साल हो गए हैं जेडीयू भी सत्ता में थी और जे मतलब मुख्य पार्टी तो जेडीयू ही रही है, बीच में आप लोग भी साथ में आए हैं। फिर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार चलाई है।
तो क्या किसी पार्टी को ये मुद्दा लगता है कि बच्चे जो हैं वो बाहर ना जाएँ, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जो एफडीआई आ रही है वो यहाँ भी आनी चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ऐसे ऑप्शंस देने चाहिए जिसकी वज़ह से लोग आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें और यहाँ के बच्चे यहीं पर नौकरी करें और यहीं पर रोज़गार पाएँ। ये हमारी जो स्कीम आप खुद कह रहे हैं कि संभव नहीं है हर घर में नौकरी देना। तो क्या ये हमारे हमारे एजेंडा में है और आप खुद कह रहे हैं कि संभव नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट मीडिया को समझ में आता है कि नहीं संभव है आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं संभव है। नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं सर। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या संभव है, क्या नहीं है। हम तो हमारा काम है सवाल पूछना। सवाल में तो हमने कहा हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसी सवाल में इसी स जो प दूसरा सवाल जो अभी किए, इसका पहले ही वाला उत्तर में स इंक्लूड है कि हम देंगे। हम सभी बच्चों को हर परिवार से एक लोग को देने का अवसर देते हैं, तो पलायन स्वतः रुकेगा। ये पलायन ही तो रोकने के लिए स्कीम है वो। सर ये आप जो बात कर रहे हैं वो हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर बच्चे को सरकारी नौकरी वो आपको भी पता है प्रैक्टिकली दी नहीं जा सकती है। ये 10% ये नौकरी आपका अपना परसेप्शन है। आप नहीं चाहते कि बिहार की तरक्की हो, नहीं चाहते कि बिहार के अस्थायी समाधान हो, ये खुद मीडिया नहीं चाहती। मीडिया का तो यही समस्या है यहाँ बिहार में कि समस्या रहेगी तब उनका टीआरपी होगा। ये तो एक चुनौती है अपने आप में। आपके जब तक कि आप लोगों के भीतर यह कॉन्शियस नहीं डेवलप करेगा कि बिहार को क्या रास्ता है जाने का? क्या मोदी का रास्ता? नहीं, वो मोदी का रास्ता के ज़रिए देश नहीं तरक्की करेगा। देश में केवल बेरोज़गारी बिहार में नहीं है, देश स्तर पे बेरोज़गारी है। 8 साढ़े 8 करोड़ लोग इंडस्ट्री से निकल के एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं। ये आरबीआई का आंकड़ा कहता है। पिछले 10 सालों में जिन लोगों को नौकरी या रोज़गार मिला था, वो वापस उनको कृषि क्षेत्र में आना पड़ा। लेकिन ये कहाँ मुद्दा है इस देश के भीतर, मीडिया के भीतर? इस पर कहाँ चर्चा है यहाँ पे? ये केस टू केस बात करने से तो समाधान तो है नहीं इसका। क्या बिहार को देखकर ठीक है बिहार में इंडस्ट्री कम है, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रियाँ थी वहाँ से भी बेरोज़गार पैदा हो रहे हैं। वहाँ से बेरोज़गार होके वापस आ रहे हैं, अपने-अपने राज्यों में जिस राज्य से लोग गए थे माइग्रेट करके। एक सामूहिक रूप से सोचना होगा कि इस देश का जो संसाधन है, वो अडानी-अंबानी के लोन माफ़ करेंगे कि लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए सरकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। जो लोग सोचते हैं कि निजी क्षेत्र ही समाधान है, वो मुगालते में है। जी, तो आपका कहना ये है कि इंडस्ट्रीज़ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो खुद से भी रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। सरकार कर सकती है, ये हमारा कहना है। इन जो इंडस्ट्री चलाना चाहें चलाएँ, अनुकूल माहौल देंगे उनके लिए, लेकिन राज्य का संसाधन उनको दे दें। ये भ्रम जो लोग पाले हुए हैं कि इससे रोजगार पैदा हो गया। बताइए 17 लाख करोड़ रुपए 10 साल में बैंकों के माफ कर दिए गए। जो कर्जे थे किसके? किसानों के नहीं, आम आदमी के नहीं, अडानी और अंबानी के लोन माफ हुए हैं उसमें। अंबानी मतलब अनिल अंबानी। तो ये लोग कर्जे माफ करा लिए थे इसमें उद्योग चलाने के नाम पे, रोजगार देने के नाम पर। 17 लाख करोड़ रुपए छोटा रकम नहीं होता। इससे तो आप करोड़ों लोग को नए रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली की आड़ में सरकारी संसाधनों का जो गरीब जनता का टैक्स है, उसको कॉर्पोरेट के यहाँ ट्रांसफर कर देना, अगर जो लोग सोचते होंगे कि यही रास्ता है, तो गलत रास्ता हम लोगों ने चुना है। ये तो रही युवाओं की बात सर, बाकी टैक्स पेयर्स की अगर आप बात करें तो मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर तो रोड्स वगैरह तो सब कुछ बना हुआ है, हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं और मतलब मेडिकल कॉलेजेस भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज नहीं है। मतलब स्ट्रक्चर तो है लेकिन सर्विस नहीं है। आप किसी भी पीएमसीएच की इतनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल की वीडियो बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, नर्सेज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। इतनी बदतर स्थिति है वहाँ की कि लोग अगर मतलब अच्छे किसी आपके मैं मतलब सॉरी आपका नाम ले रहा हूँ। आपको भी बोल दिया जाए कि आप 10 मिनट वहाँ पर बैठ जाइए तो आप बैठ नहीं सकेंगे। तो मतलब आपके इस सवाल से पहले ही मैंने जवाब में दिया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य को लेके माइग्रेशन है बिहार के भीतर। माइग्रेशन क्यों रोजगार को लेकर नहीं है। और हम लोग कह रहे हैं इसका समाधान है कि हम सरकारी नौकरी जब देंगे, सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी नौकरी ही लगेगी वहाँ।
जब हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हम देंगे, तो क्या किस चीज़ के लिए नौकरी देंगे? हम डॉक्टर रखेंगे, हम इंजीनियर रखेंगे, हम टीचर रखेंगे, हम पुलिस बढ़ाएँगे, हम टूरिज़्म सेक्टर में लोगों को बढ़ाएँगे। तो यही तो समाधान की मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल तो इसी समाधान को लेकर के बिहार में 5 लाख नए शिक्षकों की बहाली हुई। 2.5 लाख करीब नई बहाली हुई और 2.5 लाख जो पुराने जो थे उनको कन्फर्म किया गया था। तो ये 2.5 लाख टीचर हमने दिया था उस 5 लाख लोगों में। हेल्थ के लिए भी 1.5 लाख लोगों को देना था हम लोग को। उसके लिए भी हम लोगों ने एडवर्टाइज़ किया था। नीतीश कुमार ने उसको रोक दिया। तो सर्विस सेक्टर के लिए जो ज़रूरी है, तो हमारे पास स्पेस है ना। नौकरी देने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कराएँगे उनसे? कोई हम भैंस तो न भै भैंस की चरवाही तो नहीं कराएँगे उनसे। उनसे तो हम अच्छे ही काम लेंगे हम। तो ये सर्विसेज का जो सवाल है, ये पहले ही आपने सवाल में कि बिहार के लिए क्या आपका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में था ही कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, गुणवत्तापूर्ण हम स्वास्थ्य सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए हम सरकारी बहालियों को बढ़ाएँगे। ये तो हो गई स्वास्थ्य और इसकी रोज़गार की बात। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो शिक्षा पे है। आपके क्षेत्र में बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कोई भी मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पर कोई मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें कि चूँकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मतलब ये मेरा एक आप ये मान लीजिए कि नागरिक के उस पे या फिर एक न्यूज़ एंकर के का सवाल आप मतलब वो आपकी चॉइस है, वो जैसे भी आप लें। लेकिन ये क्वेश्चन है लोगों का और मेरा कि क्या यहाँ पर हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करें एक एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज? सबसे पहले कि आप अपने डेटा को ठीक करें। लगता है कि पढ़ाई-लिखाई के चलते आप ज़्यादातर वक़्त बाहर रहे, बक्सर जिला में नहीं रहे हैं। 4 साल से 5 साल से ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है इस जिला में, बक्सर जिला में। आप बहदह पुलिस लाइन के पीछे जो बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बक्सर जिला का। और इटाढ़ी के ब्लॉक के बगल में जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी अब फाइनल स्टेज में है डुमरांव में पुलिस लाइन के बगल में। पुलिस लाइन नहीं बीएमपी है वहाँ पर। उसके ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन गए हैं, फिनिशिंग का काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि 6 से 8 महीने में मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो जाएगा। थोड़े टाइम पहले एम्स यहाँ पर प्रपोज़ था लेकिन लोगों का कहना है कि वो एम्स दूसरे क्षेत्र में लेके चला गया मतलब जो पहले से यहाँ पर एमपी थे, वो यहाँ से दूसरा अपने क्षेत्र में वो लेके चले गए। तो क्या इसमें कोई सत्यता है? निश्चित तौर पे सत्यता है कि बक्सर के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला हुआ था, जिसको उस समय के सांसद और उस समय के केंद्र में एक स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे उसको भागलपुर अपने लेकर चले गए, जो अपने उनका जो मूल घर था, घर के पास लेके चले गए। यह बात सत्य है। आगे भविष्य में जब मेडिकल कॉलेज हमारा शुरू हो जाएगा 6-8 महीने में, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, कि एक सुपर स्पेशलिटी वहाँ पे आए। इसके अलावा सर एक सवाल बिहार में एक लिकर बैन पर है मेरा, शराबबंदी पर। क्या ये एक सक्सेस तरीका है किसी लाइक मतलब उसमें बहुत बड़ा एक प्रोपोर्शन है जो टैक्स का, जो वेस्ट हो रहा है। शराब यहाँ पर मिल तो रही है, लोग बोल रहे हैं शराब मिल रही है लेकिन बिना टैक्स के मिल रही है। हम शराब खरीदने जाते हैं तो आप फ़ोन कीजिए और शराब आपके घर पे आ जाएगी। लेकिन वो उसमें टैक्स नहीं जाएगा और वो जो टैक्स का पैसा है वो सरकारी खाते में नहीं जाएगा। तो क्या ये सही है? क्या इस पे कुछ चेंज होना चाहिए? या तो शराबबंदी हो तो पूर्ण तरीके से हो या फिर क्या इस पे मतलब आपका मत क्या है? इसको खत्म करना चाहिए या रखना चाहिए? देखिए, शराबबंदी को लेकर एक समीक्षा होना चाहिए कि जब शराबबंदी सफल नहीं हुआ, लोगों को अगर याद करिए तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन याद करिएगा तो शराब ज़रूर उपलब्ध हो जाएगा। ये बिहार में पूरी जगह पे संभव है और ख़ासतौर से सीमावर्ती जो ज़िला है उत्तर प्रदेश और बंगाल, झारखंड के, वहाँ एक तरह से पैरेलल इकोनॉमी है, माफ़िया तंत्र हावी है। इस परिस्थिति में समीक्षा होना ही चाहिए कि किस तरीके से इसको जो नई जो चुनौती पैदा हुआ है, लाखों लोग जो जेल में हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।
और कई तरह के सामाजिक और चुनौती आ रही है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल ने भी और इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। अब इस समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, अगर हम सत्ता में आते हैं, और उसके आधार पे फिर जो रिकमेंडेशन आएँगे, उसके हिसाब से काम करेंगे इसको हम लोग। एक क्वेश्चन किसानों पे है सर मेरा। आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या सर आपका ब्लूप्रिंट है? क्योंकि आप बहुत ही बहुचर्चित हैं क्षेत्र में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। तो आपका मतलब क्या ब्लूप्रिंट रहेगा? मतलब क्या एक्सपेक्ट करे यहाँ की जनता? देखिए, बीज से लेके बाज़ार तक, कृषि क्षेत्र की जितनी भी उपक्रम हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी के चंगुल में या निजी क्षेत्र के चंगुल में चले गए हैं। जहाँ मुनाफ़ाखोरी मुख्य उनका एजेंडा है, ना कि किसानों के आमदनी का बढ़ाने का सवाल। आप बीज के ही क्षेत्र में देख लें, तो जिस तरीके से पायनियर कंपनी, मोंसेटो कंपनी जैसी जो है बायर कंपनी, बीज को आप देखेंगे तो एक सरसों जो ₹6,000 क्विंटल बिकने वाला, लेकिन इसका बीज आज बाज़ार में ₹1,10,000 क्विंटल बिक मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है इस देश के भीतर? बीज और नकली बीज का पूरा बाज़ार पड़ा हुआ है। नकली पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक का बाज़ार पटा हुआ है। बहुत लोग लाते हैं कीटनाशक, तो कहते हैं ये तो काम ही नहीं किया। फिर वो डबल डोज़ देते हैं। तो इससे फसल भी बर्बाद होती है और इंसानों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। फर्टिलाइज़र है, वो भी डीएपी के बारे में हमेशा चर्चा में रहता है कि डीएपी नकली आ गया, उपलब्ध नहीं है। ये जो तमाम तरह की समस्याएँ हैं, ये उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद बाज़ार से संबंधित समस्याएँ हैं। अब बाज़ार में मंडी नहीं कानून है बिहार में, मंडियाँ नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का स्कीम नहीं है, बोनस स्कीम नहीं है। तमाम सुधार की ज़रूरत है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम लोग इसको समय रहते इसका समाधान नहीं करेंगे, तो बिहार जैसे राज्य, जहाँ 70 से 75% आबादी किसानी पर डिपेंडेंट है, उनकी आमदनी जितना ही घटेगी, उतना ही पलायन बढ़ेगा। तो ये एक समाधान तो करना ही होगा, जहाँ 75% लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं और उसका समाधान ना हो और उसकी चर्चा भी ना हो। ये भी एक मुख्य समस्या है बिहार के भीतर कि आम जनमानस के सवाल को लेकर ना राजनीतिक दल गंभीर है और न मीडिया गंभीर है। कभी-कभी मुद्दे उठ जाते हैं और कभी-कभी मुद्दे उठते हैं तो उनके खिलाफ भी एक बड़े स्तर पे अभियान चलाया जाता है। उनको नक्सली कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। जब दिल्ली की तरफ गए थे लोग, अपनी माँगों को लेकर के। तो ये सवाल है कि इसको सुलझाना होगा, कृषि क्षेत्र को सुलझाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगा, पलायन रुकेगा, लोगों का रोज़गार मिलेगा और लोगों का, इंसानों का जो जीवन सुखमय होगा। क्योंकि भोजन की अच्छी गुणवत्ता न हो, तो कई तरह की परेशानियाँ पैदा होती हैं और ये स्वास्थ्य को लेकर के। यहाँ तक कि शरीर की जो बनावट है, जो दिमाग के लिए जो खुराक है, वो सभी कुछ भोजन से आता है और भोजन अगर शुद्ध ना हो, तो फिर कई तरह की समस्याएँ खड़ा होती हैं। अ, इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जेडीयू के जो प्रमुख हैं, वो ख़ैर अभी तो मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। तो आपको लगता है कि वो इस स्थिति में हैं कि राज्य को सँभाल सके? क्योंकि बहुत ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत ऐसे मतलब चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा-सा ऐसा लोगों का बोलना है, ऐसा मेरा बोलना नहीं है, कि थोड़ा-सा उनका मानसिक संतुलन या फिर मतलब पहले से चूँकि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस पे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, शरीर बूढ़ा हो चला है उनका, दिमाग शिथिल हुआ है, लेकिन बिहार की जनता तो आज काउंटिंग है। अब बिहार की जनता के काउंटिंग है, रिज़ल्ट है, उसको भी तो स्वीकार करना होगा। लोग क्या चाहते हैं, हम सभी जानते हैं, फिर भी लोग जो चाहते हैं वही होगा। अब लोगों ने जो तय किया होगा वो शाम तक पता चल जाएगा। तो ये हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधाकर सिंह। इनसे बहुत मतलब बहुचर्चित मुद्दे और ज्वलनशील मुद्दों पर हमने बात की। इन्होंने मुखर होके अपने बातों को रखा।
मेरा नाम अमित सिंह है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। मेरा नाम अमित सिंह है, कैमरे के पीछे ओम सिंह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।